जून 1993 मुंबई पुणे हाईवे पर खोपोली के पास सुनसान झाड़ियों में छोटे बच्चे की लाश मिली। पुलिस की छानबीन करने पर पता चला कि वो लाश करीब 1 साल के बच्चे बंटी की थी, जो कुछ महीने पहले ही गायब हो गया था। पर बंटी अकेला नहीं था। 1990 से लेकर 1996 के दौरान बंटी जैसे कई बच्चे वेस्टर्न महाराष्ट्र के आसपास से गायब हुए थे और गायब होने के कुछ महीने बाद ही उनकी बॉडी सुनसान इलाकों में पाई गई। ये बच्चे कौन थे? इनके साथ क्या हुआ था? आखिर कौन था इन सारी घटनाओं के पीछे? इन सब के पीछे थी 3 चालाक औरतें, एक माँ अंजना बाई और उसकी 2 बेटियां रेणुका और सीमा, द गैविट सिस्टर्स। अंजना बाई 1973 में नासिक से अपने आशिक के साथ भागकर पुणे आई थी और वहां उसने अपनी बेटी रेणुका को जन्म दिया। रेणुका के पैदा होते ही उसके पिता, जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे, उसे और अंजना बाई को छोड़कर फरार हो गए। अंजना बाई को मामूली चोरी चकारी करने की आदत थी। वो इन चोरियों के सहारे अपना जीवन गुजारा करती थी। थोड़े वक्त के बाद अंजना बाई ने मोहन कवित नाम के इंसान से शादी की। मोहन एक रिटायर्ड सोल्जर था। 1975 में मोहन और अंजना बाई की बेटी सीमा का जन्म हुआ। अंजना बाई की चोरियों के चलते मोहन को कई बार पुलिस का सामना करना पड़ा था और इस सब से तंग आकर उसने अंजना बाई को छोड़ देने का फैसला किया। कुछ ही समय में मोहन ने दूसरी शादी कर अपना घर बसा लिया था, लेकिन अंजना बाई और उसकी बेटियां मोहन को भुला नहीं पाए थे। आगे चलकर बदला लेंगे, ऐसा विचार उन्हें आते रहते थे। रोजमर्रा की जिंदगी में अंजना बाई की चोरियां बढ़ती गई, क्योंकि उसने अब अपनी बेटियों को भी चोरी करना सिखा दिया था। कई साल तक ये तीनों महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों में मशहूर मंदिरों में यात्रा और त्योहारों में शामिल हुआ करते थे। जब सब भक्ति में लीन होते, ये माँ बेटी की तिकड़ी दूसरों से कीमती सामान, स्पेशली औरतों से उनके गहने कुछ इस तरह चुराती कि किसी को भी भनक नहीं पड़ती थी। ऐसे लूटमार को अंजाम देकर वो तीनों अपना घर चलाती थी। चोरी करना तो इनके लिए अब एक आम बात बन गई थी, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जिसके बाद इनके पाप का घड़ा कहीं ज्यादा ही भर गया। 1989 में रेणुका की शादी किरण शिंदे नाम के एक टेलर से हुई और फिर उसने अपने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद भी उसकी चोरियां कम नहीं हुई। एक दिन सन 1990 में रेणुका पुणे के चतुर्थ श्रेणी मंदिर में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। उसे लगा कि इस बार उसे जेल हो जाएगी। इसी टेंशन में उसे एक सातिर ख्याल आया। जब लोगों ने उस पर इल्जाम लगाए तो रेणुका ने उनसे कहा, मैं यहाँ अपने बेटे के साथ आई हूँ। भला एक माँ जिसके हाथ में इतना छोटा बच्चा हो, वो चोरी कैसे कर सकती है? इस तरह अपने बेटे का इस्तेमाल कर रेणुका सजा से तो बच ही गई और उसने लोगों की संपत्ति भी हासिल कर ली। रेणुका के चेहरे पर शैतानों जैसी मुस्कुराहट थी। उसने सोचा चोरी भी कर ली, पकड़े जाने से भी बच गई। अपनी माँ और बहन को जब उसने ये बात बताई, इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने एक साजिश रची। छोटे बच्चे को एक डॉल या डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज़ करके चोरी से बच निकलना। उन्होंने अपहरण करना शुरू कर दिया। मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों से वो छोटे बच्चों को किडनैप करने लगी। उनके विक्टिम यूजुअली 1 से 5 साल के गरीब बच्चे होते थे, जिनके माता पिता के पास उनके बच्चे को ढूंढने के लिए ना ही कोई साधन हो, ना ही कोई कंप्लेंट फाइल कर पाते। जहां कंप्लेंट फाइल हो भी जाती, लैक ऑफ एविडेंस के चलते सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती। जुलाई 1990 में जब रेणुका ने सतारा से एक भिखारी बच्चे को अगवा किया, पुणे लाकर उसे संतोष नाम दे दिया। संतोष को अपनी ढाल बनाकर ना जाने वो कितनी चोरियों से बच निकली। अप्रैल 1991 संतोष को कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में लाया गया। यहाँ सीमा एक लेडी का पर्स चुराते हुए पकड़ी गई। इस वक्त संतोष अंजना बाई के पास था। उसने लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए संतोष को जोर से गिरा दिया। सबका ध्यान सीमा से हटकर संतोष छोटे से बच्चे पर चला गया और सीमा इसी बात का फायदा उठाकर बच निकली। जब वो संतोष को लेकर मंदिर से निकले, उस 1 साल के बच्चे की रोते हुए बुरी हालत थी, क्योंकि उसे काफ़ी गहरी चोटें आई थी।
अंजनाबाई डर गई, ये सोचकर कि कहीं उसके रोने की आवाज़ से वो खतरे में ना पड़ जाए। पास में ही एक इलेक्ट्रिक पोल था। अंजनाबाई ने संतोष के सर को उस पोल के अगेंस्ट तब तक मारा जब तक वो 1 साल का बच्चा अपनी जान से हाथ ना धो बैठा हो। इसके बाद उसकी बॉडी को दूर फेंक दिया गया। ऐसा ही दर्दनाक किस्सा गौरी का था, जब गौरी रोना बंद नहीं कर रही थी। उस 1.5 साल की बच्ची को इन तीनों ने मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए और ये टुकड़े एक बैग में भर दिए। और उसके बाद वो लोग ऊषा टॉकीज पहुँचे, सिनेमा हॉल में, जहाँ जाकर उन्होंने मूवी देखी। इस दौरान उन्होंने वो बैग वहाँ के लेडीज़ रूम में छोड़ दिया। संतोष और गौरी के अलावा उन्होंने कई बच्चों को बेरहमी से मार के उनकी बॉडी से पीछा छुड़ा लिया। तीनों औरतें बच्चों को अलग अलग तरीके से मारती और किरण उनकी बॉडी को डिस्पोज करने में सहायता करती। 1990 से 1996 के दौरान इन चारों ने करीब 40 बच्चों का अपहरण किया। एक के बाद एक घिनौने अपराधों के बाद एक अपराध ऐसा हुआ जिसने इनके सारे काले चिट्ठे एक्सपोज कर दिए। अक्टूबर 1996 मोहन कवितोरु की दूसरी बीवी प्रतिभा ने उनकी 9 साल की बेटी क्रांति की गुमशुदा होने की FIR नासिक में दर्ज कराई और उनका शक अंजनाबाई और उनकी बेटियों पर था, क्योंकि वो जानते थे ये तीनों उनके परिवार से नफरत करते थे। इन्वेस्टिगेशन की खबर सुनते ही अंजनाबाई, रेणुका, सीमा और किरण भी अंडरग्राउंड हो गए और उनके मन में मोहन और प्रतिभा के लिए नफरत और भी बढ़ गए। इस बात का बदला लेने के लिए अब इन्होंने मोहन की छोटी बेटी को अगवा करने का सोचा। बदले का भूत इनके सर पर इस कदर सवार हो गया था कि वो बिना कुछ सोचे समझे वापस शहर में आ गए। और इसी वक्त नवंबर 96 में पुलिस ने अंजनाबाई, रेणुका, सीमा और किरण को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के बाद पुलिस ने इसके नासिक के घर पर रेड की तो उन्हें बच्चों के कुछ खिलौने के साथ बहुत सारे कपड़े मिले जिन पर खून के दाग थे। इससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। पूछताछ के दौरान इन तीनों औरतों ने ऐसी मासूम शक्ल बनाई जैसे वो एकदम बेखबर हो कि पुलिस ने आखिर उसे यहाँ पर क्यों लाया। एक लास्ट सीमा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने ये कबूल कर लिया कि उन्होंने मिलकर मोहन और प्रतिभा की बेटी क्रांति का अपहरण और कत्ल किया और उसकी बॉडी पुणे में एक गन्ने के खेत में दफना दी। सीमा ने यह भी एक्सेप्ट किया कि वो ये सब अपनी मां अंजनाबाई के कहने पर की थी। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID इन चारों के पिछले अपराधों की जांच पड़ताल में लग गई, क्योंकि जो कपड़े इनके घर से बरामद हुए थे वो सब अलग अलग साइजेस के थे। इससे ये तो साबित हो गया था कि उनके कई सारे विक्टिम थे। दूसरी ओर केस में एक और टर्निंग पॉइंट आया। सजा के डर से किरण शिंदे ने नासिक कोर्ट के केस अप्रूवल की गवाह बनने की अर्जी पेश की। उसने अपनी पत्नी, सास और साली की हर कारतूस से पर्दा उठा दिया और पुलिस को डिटेल इन्फॉर्मेशन दी, जैसे घटनाओं के टाइमलाइन और तीनों के किए हुए चोरी, अपहरण और खून के किस्से। किरण ने पुलिस को उन जगहों की भी जानकारी दी जहां बच्चों की बॉडी डिस्पोज की गई थी। किरण के इस सहयोग के कारण उसे कोर्ट से माफ़ी मिल गई। साल 1997 कार्रवाई के बीच कस्टडी में अंजनाबाई की बीमारी के कारण मौत हो गई। इस समय तक ट्रायल की शुरुआत भी नहीं हुई थी। जब ट्रायल शुरू हुआ तब किरण के अलावा 150 गवाहों के स्टेटमेंट प्रोसिक्यूशन द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे और जून 2001 कोल्हापुर सेशन कोर्ट फाउंड रेणुका सीमा गिल्टी ऑफ 13 किडनैपिंग एंड 6 मर्डर, 1 ग्राउंड्स ऑफ द अवेलेबल एविडेंस, और इसी कारण दोनों बहनों को सजाए मौत सुनाई गई। 2004 में उसकी डेथ सेंटेंस को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों बहनों की अर्जी को ठुकराते हुए फांसी की सजा को कायम रखा। इसके बाद सीमा ने 2008 में और रेणुका ने 2009 में अपनी मर्सी पिटीशन फाइल की और काफ़ी फॉर्मेलिटी के बाद 2014 में प्रेसिडेंट ने भी उनकी अर्जी मंजूर करने से इनकार कर दिया। गविंज सिस्टर्स लॉयर की मदद से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक विचित्र रिक्वेस्ट की और वो ये कि उनकी फांसी की सज़ा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाए। उनका कहना था कि इतने सालों तक प्रेसिडेंट से सवाल जवाब करते करते
उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा क्योंकि वो हर दिन मौत के डर में जी रही थी। 18 जून 2022 के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट में जवाब मिलने में देरी से उन पर हुए मानसिक अत्याचार को ध्यान में रखते हुए उनकी ये अर्जी स्वीकार कर ली। प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम ने एक बार कहा था, वी लिमिटेड द पीरियड ऑफ किलिंग टू 6 years. However, this had been going on for longer than that. The woman could not remember how many children they had killed. उन दोनों को ठीक से याद नहीं था कि उन्होंने कितने मासूम बच्चों को क्रूरता से मार दिया था, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उन्होंने ना जाने कितने निर्दोष बच्चों को मौत के घाट उतार देने से पहले सोचा भी नहीं और ना ही कभी उनके शक्लों पर पछतावा दिखाई दी। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और कोई केस जो आप सुनना चाहते हैं उसे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी चैनल आर्या की अदालत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।